जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं हूँ श्रुति झा और ज्योतिर्विद रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो टॉपिक है वो अगेन बहुत ही रेयर टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है सोशल मीडिया पे। और जब कुंडली देखी भी जाती है तो इसको एक ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाता है, नहीं ध्यान जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत हम सभी को पता है, अगर हम सभी ज्योतिष की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो जो कुंडली की जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो नक्षत्र होती है। ऊपर से कुंडली देखने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर नक्षत्र सही नहीं है तो कुंडली अच्छी नहीं मानी जाती। देखने में अच्छी लगेगी लेकिन एक्चुअली जो उसके रिज़ल्ट है वो अच्छे नहीं निकल के आएंगे। सेम एग्ज़ाम्पल जो मैंने पहले भी दिया था कि अगर हमने ऊपर से बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए लेकिन अंदर हमने कांटेदार कपड़े पहन लिए या उसमें चींटियाँ आ गई, तो क्या हम कंफर्टेबल महसूस करेंगे? क्या हम खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो वही है, हमारी आत्मा खुश नहीं रहेगी। तो दूसरों को दिखा के हम अगर खुद खुश नहीं रहे तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो पहले तो हमें खुद खुश रहना है, खुद अच्छा रहना है। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, दूसरे भी हमें खुश देख पाए। तो टॉपिक यही है, नव तारा चक्र पद्धति। तो हर ग्रह जो होते हैं किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में होते हैं और उस नक्षत्र को एक तारा मिलता है। और हर कुंडली का जो नव तारा चक्र होता है वो अलग होता है, सेम नहीं होता है। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, इतना हमें पता होगा। और हर नक्षत्र के एक लॉर्ड होते हैं और हर 3 नक्षत्र के लॉर्ड सेम होते हैं। जैसे कि राहु हो गया तो राहु के क्या हो गए, आद्रा हो गए, शतभिषा हो गए और स्वाति नक्षत्र। ये 3 जो नक्षत्र हैं वो राहु के हैं। वैसे जो अदर ग्रह हैं उसको भी 3 ग्रह मिले हुए हैं। तो 9 या 27 नक्षत्र हैं और ग्रह भी 9 हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ये नव तारा चक्र है, ये चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहाँ से शुरुआत होती है इसकी। और हर कुंडली में जो चंद्रमा जिस राशि में होती है वो, और जिस नक्षत्र में होती है वो नक्षत्र अलग होता है। तो नक्षत्र अलग होगा तो उनके तारा चक्र भी अलग बनेंगे, है ना। और नॉर्मली क्या होता है, नव तारा चक्र का जो यूज़ होता है वो दिन ब दिन जो गोचर चेंज होते हैं और जो राशि फल होती है उसमें एक सटीक रिज़ल्ट देखने को मिलता है। हालांकि हर चीज़ का अपना एक इम्पैक्ट है। जैसे कि अगर कोई ग्रह मारक हो गया, कोई ग्रह कारक हो गया, किसी की गोचर चल रही है, किसी की महादशा चल रही है, किसी की अंतरदशा चल रही है, इन सबको मिला के एक क्यूमुलेटिव रिज़ल्ट निकलता है। तो उस क्यूमुलेटिव रिज़ल्ट में हम नव तारा चक्र को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमें रिज़ल्ट बताता है कि एक्चुअल जो ग्रह का जो इम्पैक्ट है वो कितना मिलेगा। मान लीजिए कि नव तारा चक्र में ग्रह बहुत अच्छा फल दे रहा है लेकिन उधर जाके कुंडली में ये मारक बन रहा है तो फल में न्यूनता आ जाएगी। वही अगर ग्रह नव तारा चक्र में ख़राब है और मारक, कारक और अंश बल इन सब से अच्छा है तो भी फल में थोड़ी न्यूनता आ जाएगी। दोनों जगह अच्छा है तो फल में बढ़ोतरी हो जाएगी। दोनों तरफ ख़राब है तो समझिए उसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब मिलने वाला है। तो ये कंप्लीट एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि हर पैरामीटर से देखना होता है कि उसका एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ रिज़ल्ट जो है वो कितना मिलने वाला है। देखने के लिए कोई ग्रह है कि उच्च का है उच्च का है, ठीक है, 100% उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए अगर नाम ही बता रहा है उच्च का। लेकिन वो भी देखना होता है कि वो कोई राजयोग बना रहा है कि नहीं, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं,
उस नक्षत्र अच्छा मिला है या नहीं, अंश बल से स्ट्रांग है या नहीं, और फिर नव तारा चक्र में उसकी प्लेसमेंट अच्छी है या नहीं। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो जो नव तारा चक्र हैं वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जन्म के समय, वहाँ से शुरुआत होती है। हर कुंडली में हर जातक का जो चंद्रमा होता है वो डिफरेंट नक्षत्र में होता है। तो हालांकि मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगी एक कुंडली का और उससे हम रिज़ल्ट निकालेंगे। तो टोटल 27 नक्षत्र हो गए और जो नव तारा चक्र होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। पहला जन्म, दूसरा संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यरि, छठा साधक, सातवां वध, आठवां मैत्र और नौवां अति मैत्र। मित्र भी बोल सकते हैं, मित्र और अति मित्र और मैत्र और अति मैत्री। तो जो जन्म तारा होता है वो बेसिकली, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ख़राब है या अच्छा है। जन्म के समय जो आप कर्म लेके आए होते हो वो कुछ पिछले जन्म के भी कर्म होते हैं और कुछ जो हम जन्म के समय से कर रहे होते हैं। तो वो एक बैलेंस होता है। अगर हमने कुछ कर्म ख़राब किए हैं उसी टाइम में जातक की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में उसी महादशा में वो जितने बचे हुए हैं उसमें वो जन्म लेगा, तो वो कंटिन्यू रहेगा उसका। तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये हो गया जन्म तारा। उसके बाद आता है संपत तारा। संपत तारा मतलब संपत्ति, वृद्धि। तो किसी भी चीज़ की वृद्धि होगी। ऑब्वियसली प्लेसमेंट अगर ग्रह की अच्छी हुई तो अच्छी चीज़ों की वृद्धि होगी और ग्रोथ देखने को मिलेगा इस विपत तारा की अगर महादशा आई तो। संपत तारा की। फिर आता है विपत तारा। विपत तारा मीन्स ऑब्स्टिकल। कोई भी काम किया तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कोई भी ग्रह अगर विपत तारा में आता है और उसकी महादशा चल रही है उस ग्रह की तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन रिज़ल्ट बहुत परिश्रम के बाद मिलेगा, बहुत ऑब्स्टिकल्स के बाद मिलेगा। हो सकता है इच्छा ही ख़त्म हो जाए और तब मिले तो लगे कि अब मिलके किया भी तो क्या हुआ। तो उस तरीके से मेहनत करा के मिलेगा। तो ये हो गई विपत। उसके बाद हो गया चौथा क्षेम। क्षेम मीन्स ब्लेसिंग्स। इस महादशा में आपको हर तरह की ब्लेसिंग्स मिलेगी। काम बनेंगे आपके, ऐसा लगेगा कि यू आर इन क्लाउड 9 काइंड ऑफ फीलिंग आएगी। तो ये हो गया क्षेम। पांचवा हो गया प्रत्यरि। प्रत्यरि मीन्स प्रहार। अचानक से कुछ सरप्राइजिंग इवेंट, नेगेटिव सरप्राइजिंग इवेंट होंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं रहोगे और लगेगा कि ये क्या हो गया। मीन्स नॉट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग अनइवेंटफुल। तो वो चीज़ें इसमें होगी। उसके बाद हो गया साधक। साधक मीन्स साधना, मतलब अगेन अच्छा है। इसमें आपको साधक मिलेगा, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जिसमें कि कोई भी काम आप करना चाहोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कोई बैक में पीछे कोई है सपोर्ट सिस्टम जो काम को पुश कर रहा है। तो लमसम ये भी अच्छा है। साधक के बाद हो गया वध। सातवां नंबर जो तारा हो गया वध। वध मीन्स किसी चीज़ का एंड, अंत। वो चाहे किसी काम का अंत हो सकता है, कोई चीज़ जो लंबे समय से चली आ रही है उसका अंत हो सकता है, किसी रिश्ते का अंत हो सकता है और हो सकता है कि खुद का भी अंत हो। अगर सारी चीज़ें अनफेवरेबल जा रही है या शारीरिक कोई हो सकता है बीमारी चल रही है उसका भी अंत हो। और तो कोई भी चीज़, एक चैप्टर जो बहुत देर से ओपन थी उसका अंत होता है इसमें। और बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है इस वध तारा की अगर महादशा या अंतर दशा चल रही होती है। उसके बाद मित्र। आठवां तारा मित्र। मित्र मीन्स आपको अपने मित्रगणों का सपोर्ट मिलेगा, मैत्री भावना। ऐसा लगेगा कि यू आर इन अ कंफर्ट जोन। कोई भी काम कर रहे हो और सपोर्ट सिस्टम चाहिए
तो वो आपको मिलेगा मिलेगा अपने दोस्तों से, अपने कोई भी अनजान लोगों से भी सपोर्ट मिल सकता है आपको। या हो सकता है एक सुप्रीम पावर है, आपको लग रहा है कि आपके काम बन रहे हैं, मतलब आपको खींचना नहीं पड़ रहा है किसी काम को करने के लिए। उसके बाद हो गया अति मित्र, नौवां तारा अति मित्र हो गया। अति मित्र मीन्स, अति मित्र तो नॉर्मली क्या होता है, ब्लड रिलेशन में ही आते हैं नॉर्मली, इट्स नॉट फिक्स्ड कि रिलेटिव ही हो, पर अति मित्र जो बहुत ही क्लोज्ड होते हैं वही लोग आते हैं, तो उनका सपोर्ट मिलता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है और लाइफ अच्छी रहती है। तो एक ये हो गया जन्म, संपत, विपद, उसके बाद क्षेम, प्रत्ययी, साधक, उसके बाद वध, मैत्री और अति मैत्री। तो इसमें 1, 3 और जो 5 नंबर के तारा हैं वो ख़राब तारा होते हैं। तो 1, 3, 5 कौन से हो गए, नहीं सॉरी 1, 3, 5 नहीं, 3, 5, 7। तो 3 नंबर कौन से हो गए, जन्म, संपत, विपत, विपत हो गए। विपत के बाद 5वां नंबर 6 प्रत्ययी, 5वां नंबर प्रत्ययी जिसमें मैंने बताया ऑब्स्टिकल, और जो 7वां नंबर है वो वध तारा। तो 3, 5, 7 में जो भी नक्षत्र आएंगे, जो भी ग्रह आएंगे, उसकी महादशा होगी तो ऑब्स्टिकल्स खराबी होगी, और उसके अलावा जितने तारा है उसकी अगर महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा आएगी तो वो समय आपका अच्छा जाएगा। कभी कभी तो मैंने ऐसी कुंडली भी देखी है कि उनके जो ग्रह होते हैं वो किसी 3, 5, 7 जो है, मतलब विपद, प्रत्ययी और वध में आते ही नहीं हैं। तो क्या ऐसे में वो ऑब्स्टिकल उनको नहीं आएगी, या क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी वध में नहीं है? तो ऐसा नहीं है, होगी, उनको भी ऑब्स्टिकल आ सकती है अगर ग्रह कोई मारक में आ रहा है या कोई अंश बल से कमज़ोर है, अस्त है, तो कमी तो आ सकती है। लेकिन अगर ये भी ऐड ऑन हो जाता नव तारा चक्र, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 100% बहुत ही सॉलिड ख़राब होता। तो वो नहीं होगा, वो होगा कि थोड़ा होगा, कुंडली से 100% होना था, हो सकता है वो 10% हो, तो वो नेग्लिजिबल है। चंद्रमा अगर स्ट्रांग है तो पता भी नहीं चलेगा कब आया कब गया। तो ये है सारा नव तारा चक्र का इम्पैक्ट। और ये बेसिकली जो राशिफल होती है, क्योंकि जन्म तारा नक्षत्र, नव तारा चक्र जो होता है चंद्रमा से ही, जिस नक्षत्र में वो स्टार्ट होता है, तो चंद्रमा बहुत ही तीव्र गति से मूवमेंट करता है। हर 2.5 दिन में वो घर चेंज करता है, और उस 2.5 दिन में वो 3 नक्षत्र में जाता है। तो हर दिन ऑलमोस्ट एक नक्षत्र में वो रहता है, तो हर दिन का जो राशिफल होता है वो अलग होता है। क्योंकि एक नक्षत्र में आया, शतभिषा में आया मान लीजिए, तो शतभिषा राहु का नक्षत्र है, वो जन्म, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में ही जन्मा भी है जातक, तो वो क्या हो गया, जन्म तारा हो गया। अब शतभिषा से वो आ गया पूर्वा भाद्रपद में, तो वो विपत्त आ गया, तो अगला दिन जो होगा उसका विपत्ति भरा होगा। तो ऐसे करके जिस जिस नक्षत्र में गया तो वैसे वैसे हर नक्षत्र को तारा मिलता है, तो उसके हिसाब से वो घटना घटित होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है और हर तारा का क्या रोल होता है। अब एक कुंडली के हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कितने नक्षत्र होते हैं और सीक्वेंस क्या है उसका, और उसके बाद कितने नव तारा चक्र हैं जो मैंने ऑलरेडी वर्बली बता दिया है। उसके बाद एक कुंडली लेंगे, कुंडली में चंद्रमा के हिसाब से सारे नक्षत्र निकालेंगे, और नक्षत्र ग्रह निकालेंगे, और ग्रह किस तारा में है वो निकालेंगे। फिर देखेंगे कि उस जातक की जो महादशा या अंतर दशा अभी करंट में चल रही है वो कैसी जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, ये चार्ट बना हुआ है, और ये टोटल 27 नक्षत्र हैं, और ये तारा चक्र है जो मैंने बताया था, उसकी अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, और एक कुंडली के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी है, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम आते हैं नक्षत्र पे। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, और नॉर्मली जो सीक्वेंस होता है
वो होता है अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। रेवती लास्ट नक्षत्र होता है और अश्वनी जो है वो पहला नक्षत्र होता है। लेकिन हर कुंडली का जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, मान लीजिए चंद्रमा ज्येष्ठा में आया, तो उस जातक के लिए कुंडली में नक्षत्र की शुरुआत की सीक्वेंस काउंटिंग जो है वो ज्येष्ठा से स्टार्ट होगी। बस ज्येष्ठा 1, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, ऐसे ऐसे करके फिर ये काउंटिंग होगी। तो ऐसे करके हर कुंडली के लिए जो पहला नक्षत्र होता है वो चंद्रमा के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। और तारा चक्र जो मैंने बताया, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरी तारा, साधक तारा, वैद्य तारा, मैत्री और अति मैत्री, जिसमें कि 3, 5, 7 जो होते हैं वो ख़राब तारा होते हैं, और 1, 2, 4, 8 और 4, 6, 8, 9 अच्छे तारा में उनकी गिनती होती है। तो अब हम एक कुंडली मैंने लिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो, एक सेकंड, इसमें आप देख सकते हो कि ये मीन लगन की कुंडली है और उसमें जो चंद्रमा है वो 12वें भाव में है और 11 नंबर की मतलब कि कुंभ राशि में है। और चंद्रमा किस नक्षत्र में है? चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है। नॉर्मली बोलते भी हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के जो भी लॉर्ड होते हैं महादशा उसी लॉर्ड से शुरुआत होती है। तो शतभिषा जो है उनके लॉर्ड राहु हैं, तो उस जातक की जो महादशा है वो राहु से शुरू होगी। तो ये तो अलग चीज़ हो गई। बाकी शतभिषा जो है वो पहला नक्षत्र मीन्स जन्म नक्षत्र हुआ उसका, फर्स्ट जन्म नक्षत्र। तो इसमें हम देखेंगे कि जो शतभिषा है वो कहाँ पे है। शतभिषा जो है ये 24 नंबर पे है, तो ये पहला नक्षत्र हो गया मीन्स जन्म नक्षत्र। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जन्म नक्षत्र अच्छा और बुरा नहीं होता, ये बैलेंस्ड होता है, जैसा कर्म किया गया होगा वैसा फल मिलता है। तो जो जातक की महादशा राहु की महादशा में उसका जन्म होगा तो जो पास्ट डेबिट्स होंगे और जो करंट जैसी चल रही होगी उसके हिसाब से अच्छी या बुरी होगी। अगर पास्ट डेबिट्स या पुराने कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे तो उसके हिसाब से हो सकता है कि जातक को मुश्किल हो। तो चूँकि राहु जो है, राहु की महादशा स्टार्ट होगी शतभिषा, है ना, तो राहु की महादशा, चलिए अभी तो यही मुझे बताना है। उसके बाद जो सूर्य है, सूर्य यहाँ पे चौथे भाव में है मिथुन राशि में, ये पुनर्वसु में है। पुनर्वसु कहाँ पे है अभी इसमें देखते हैं। ये पुनर्वसु यहाँ पे है, तो अब इसकी गिनती यहाँ से कैसे होगी तो पहले ये देख लीजिए। जन्म तारा नक्षत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैंने 11 पहले लिख दिया है। तो 11 नंबर जो हुआ तारा वो इसको मिला। तो 11 नंबर तारा कौन सा, टोटल तो 9 तारा ही होते हैं, तो 11 कौन सी होगी। तो 9 के बाद फिर से गिनती करेंगे, 9 हो गया यहाँ तक, उसके बाद फिर से 1 और 2, तो पुनर्वसु क्या हो गया, दूसरा मतलब कि संपत तारा हो गया ये, है ना। इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 11 है, 1 + 1 2, तो संपत हो गया। ऐसे करके आप 1 + 1 2 संपत, तो ऐसे करके भी आप जोड़ सकते हो। तो ये संपत है। तो इस जब सूर्य की महादशा जातक की आएगी तो उसमें वृद्धि होगी किसी भी चीज़ की। तो सूर्य की महादशा, सूर्य
चौथे भाव में है, तो चौथे भाव प्रॉपर्टी से, घर से रिलेटेड, माता से और माता सुख से रिलेटेड चीज़ों को बताता है। तो इन सब सारी चीज़ों में वृद्धि होगी। उसके बाद जो तीसरा ग्रह है जो कि मंगल है, मंगल चित्रा नक्षत्र में है। तो चित्रा नक्षत्र यहाँ पे देख लेते हैं। चित्रा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 चित्रा। तो चित्रा 18 नंबर इसका आ रहा है। तो 18 मीन्स क्या हो गया, अगेन 1 + 8 9 कर दीजिए आप, 9। तो 9 मतलब अति मित्र। अति मित्र मैंने बताया था, ये अति मित्र हुआ। तो अति मित्र मीन्स जब भी मंगल की महादशा इस जातक की आएगी तो इसको अपने परिवारजनों का और निकटतम जो भी लोग हैं उसका सपोर्ट मिलेगा। थोड़े बहुत मंगल की जो स्थिति है वो भी देखनी पड़ेगी कि वो अच्छी राशि में है या नहीं, और अंश बल से सही है या नहीं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं, ये सब तो देखना ही होगा। लेकिन बाकी नव तारा चक्र के हिसाब से इसकी मंगल की दशा महादशा अच्छी जाएगी। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर स्वाति नक्षत्र में है। तो स्वाति अगेन राहु का नक्षत्र होता है। तो जो राहु का 1 मिला था तो स्वाति का 19, अब यहाँ पे देख लीजिए, चित्रा 18 हुआ था तो स्वाति 19 हो गया। तो 19 मतलब 1 + 9 जोड़ लीजिए, 1 आएगा। तो 1 अगेन जन तारा हो गया। जन तारा अगेन वो डेट्स हो गए इसके, जैसा जन तारा जो बताता है कि पुराने जो भी कर्म आपके रहे हैं या जन्म के बाद आपके जैसे कर्म रहे हैं उसके हिसाब से आपको इसका फल मिलेगा। अगर कर्म अच्छे रहे तो इसका फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे हैं तो उसके हिसाब से फल बुरा मिलेगा आपको। उसके बाद हो गया शुक्र, वेनस। वेनस है मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र देख लेते हैं। शतभिषा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मृगशिरा 9वां। तो 9वां अगेन अति मित्र हो गया। तो अति मित्र में क्या होगा, शुक्र की जो महादशा आएगी। ऑल्दो आप ये कुंडली में देख सकते हो कि शुक्र जो है वो मारक है, तीसरे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी। तो मारक है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रबल मारक है। लेकिन फिर भी उस मारकत्व में क्या होगा, थोड़ी घटोतरी हो जाएगी, क्योंकि अति मित्र मतलब जब भी शुक्र की महादशा आएगी तो इनको अपने निकटतम लोगों का सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है तबीयत खराब रहेगी उनकी, कुछ भी, क्योंकि मारक है तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन उस वक्त इनको अपने लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से ये होता है कि ऐसा नहीं कि 100% श्योरिटी देता है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उससे रिलेटेड जिस तरीके के सपोर्ट मिलने चाहिए तारा से वो मिलेगा। उसके बाद आ गया शनि। शनि है हस्ता नक्षत्र में। अब हस्ता कौन से नंबर पे आता है देख लेते हैं। हस्ता 17 नंबर पे, वही शतभिषा से काउंटिंग कीजिएगा तो 17 मीन्स 8 मीन्स क्या हो गया, मैत्री। तो अगेन शनि की महादशा मैत्री है, मतलब मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। अब अगेन इस कुंडली में देख लीजिए, शनि जो है वो 10वें और 11वें भाव का मालिक है। अगेन ये प्रबल मारक है, तो मारकत्व रिलेटेड कष्ट तो देगा, और क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रहों का एक नेचर होता है कि सजीव पक्ष को परेशान करता है, और जो निर्जीव चीज़ जो होती है अगर अच्छी प्लेसमेंट है तो उसके फलों में वृद्धि करता है। तो शनि जैसा कि सप्तम भाव में है तो भाव तो उच्च मिला हुआ है और सम है, बुध की राशि में है, लेकिन ये अति मित्र भी है, ये अति मित्र तारा मिला हुआ है। तो ये होगा कि मारकत्व तो जैसे ऑब्स्टेकल तो आएंगे इसको, जो 11 और 10 का जो भाव का जो रिज़ल्ट है वो तो देगा, मतलब हॉस्पिटल में खर्चे ये सब करवाएगा, लाभ भी कराएगा, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है। पर इस महादशा में इस जातक को मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। तो ऑब्स्टिकल होते हुए भी सपोर्ट की वजह से कोई भी काम नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ जाएगा ये। उसके बाद हो गया राहु। राहु का नक्षत्र, राहु आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा खुद राहु का ही नक्षत्र है, और इसको जो नंबर मिला है ये मिला है 10, आद्रा 10। तो 10 मीन्स 1 मीन्स जन।
तो सेम राहु की जो महादशा आएगी जो जन्म के समय में, तो ये डेट्स है, जन्म तारा मिला हुआ है इसको, तो जो भी ड्यूज़ होंगे, जैसा कर्म रहेगा उसके हिसाब से फल मिलेगा। उसके बाद केतु, केतु हो गया पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कौन सा होगा? पूर्वा भाद्रपद रेवती पूर्वाषाढ़ा। 19, 20, 21, 22, 23, 24। पूर्वाषाढ़ा हो गया 26, सॉरी 24। तो 24 मीन्स 6, 2 और 4 को जोड़ दिया तो 6, 6 मीन्स साधक, साधक मीन्स ब्लेसिंग्स। तो जब भी केतु की महादशा आएगी तो आप केतु की महादशा, एक तो आप इसका ये भी देख लीजिए प्लेसमेंट 10वें भाव में है, तो जब भी केतु की महादशा आएगी तो इनको एक ब्लेसिंग्स ज़रूर, इनको लगेगा कि एक सुप्रीम पावर है जो इनको सपोर्ट कर रहा है कोई भी काम करने में। और चूँकि ये वर्क भाव में है, 10वें भाव में है, तो उससे रिलेटेड जो भी काम से रिलेटेड है उसमें इनको सपोर्ट मिलेगा। और गुरु की राशि में है तो हो सकता है ये उस केतु की महादशा में अध्यात्म से जुड़ेंगे। तो ये होता है, सब कुछ मिला के एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट निकलता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तारा चक्र, नव तारा चक्र पद्धति समझ में आई होगी कि इसका कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। और उम्मीद करती हूँ अगर आप कुंडली देखोगे तो नव तारा चक्र मिलान आप ज़रूर करोगे। इसी के साथ वीडियो अंत करती हूँ। जय श्री महाकाल।